नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए तैयार किया नया प्लान। विभागों के मुख्यालय में मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम के फैसले की हो रही सराहना। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी नेताओं की हाजिरी लगाने का सिलसिला जारी। सियासी गलियारों में उठ रहे कई सवाल। आखिर बीजेपी नेता क्यों पहुंच रहे हैं दिल्ली दरबार? उत्तराखंड में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे निकाय चुनाव। 15 सितंबर तक निपटा लिए जाएंगे परिसीमन, सर्वे और वोटर लिस्ट के काम। कवायद में जुटी सरकारी मशीनरी। देहरादून में अतिथि शिक्षकों ने किया सीएम आवास कूच। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। नौकरी की सुरक्षा और बेहतर वेतन की कर रहे मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में एक नई परंपरा शुरू की है, जिसकी सराहना धामी कैबिनेट के मंत्री भी कर रहे हैं। क्या है ये नई परंपरा जिसके कारण सीएम धामी की इतनी तारीफ हो रही है? इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के मकसद से सीएम धामी ने प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू की है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। दरअसल इन नई परंपरा के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागों के मुख्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पहले सूचना निदेशालय और उसके बाद जलागम मुख्यालय पहुंचकर सीएम धामी ने बड़ा संदेश दिया कि अब केवल विभागों की समीक्षा बैठक सचिवालय में ही नहीं, बल्कि मुख्यालय में पहुंचकर शासन के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, जब मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की मौजूदगी में बड़े अफसरों के साथ किसी विभाग के मुख्यालय में पहुंचकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मुख्य सेवक के नाते उन्होंने इस नई पहल की शुरुआत की है, ताकि सभी विभागों के मुख्यालय भी एक्टिव हो सके। नहीं, हमारे सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे। जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है। ये सारे लोग जो है, क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का, उनके महत्व को समझें। और मैं स्वयं चूँकि राज्य का मुख्य सेवक हूँ, तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है। सभी हमारे लिए महत्व वाले हैं। सीएम धामी के बयान से समझा जा सकता है कि आखिर विभाग के मुख्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक लेने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। सीएम धामी के इस फैसले की कैबिनेट मंत्री भी सराहना कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि एक बेहतर कदम मुख्यमंत्री ने उठाया है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभी विभागों के साथ बैठते हैं, उनके अधिकारियों के साथ बैठते हैं, माननीय मंत्रीगण जो संबंधित मंत्रीगण उनके साथ बैठते हैं। और अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, उनके मार्गदर्शन में ही हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उनके दिशा निर्देशन पे हम लोग काम करते हैं। स्वाभाविक तौर से यदि वो किसी भी विभाग के साथ बैठेंगे तो उसमें गतिशीलता तो बढ़ेगी। उसमें एक हमारी भी उत्सुकता रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, माना मैं किसी विभाग से संबंधित हूँ, तो मेरे विभाग के साथ यदि उनका बैठना होगा तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मूवमेंट भी बढ़ेगा, काम की गतिशीलता भी बढ़ेगी, हमारे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार की पहल माननीय मुख्यमंत्री बहुत सराहनीय है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागों को एक्टिव करने के लिए ये नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीएम के इस फैसले से विभागों के कामों में कितनी तेजी आती है और प्रदेश के विकास कार्यों को कितनी गति मिलती है। उत्तराखंड के सीएम धामी से लेकर पूर्व सीएम और कैबिनेट मंत्रियों का यूं अचानक दिल्ली दौरा सबको हैरान कर रहा है। अपने अपने हिसाब से लोग इसके मायने निकाल रहे हैं। हालांकि सीएम धामी इसे प्रदेश के विकास की योजनाओं को लेकर होने वाली मुलाकात करार दे रहे हैं। उत्तराखंड के नेता क्यों पहुंच रहे दिल्ली दरबार? क्या है बीजेपी नेताओं का मकसद इस बार? सीएम धामी से लेकर मंत्रियों तक ने की पीएम से मुलाकात। क्या है मुलाकात के सियासी मायने? यूं तो कभी भी किसी से कोई मुलाकात कर सकता है, लेकिन जब ये मुलाकात राजनेताओं के बीच हो तब तो सियासी गलियारों में हलचल मचना तय है। बीते महीने से लेकर अब तक उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कभी पूर्व सीएम तो कभी कैबिनेट मंत्री दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। अब सीएम धामी भी दिल्ली में हैं और वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच समझना ये जरूरी है कि आखिर सूबे की सियासत में चल क्या रहा है।
दरअसल हाल ही में 2 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर सीएम धामी के खिलाफ कुछ आवाजें उठने लगी थी, लेकिन सीएम धामी भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी ठहरे। समय रहते उन्होंने माहौल को भांपते हुए अपने खिलाफ चल रही हवा का रुख ही मोड़ दिया और जो ग्रुप सीएम धामी के खिलाफ तैयार हुआ था उसे मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि दिल्ली के बाद मुलाकातों का दौर देहरादून में चला। बीजेपी विधायक से लेकर मंत्रियों ने सीएम धामी से मुलाकात की। इन तस्वीरों से साफ है कि सरकार और संगठन में ऑल इज वेल है। दिल्ली जाना हमारे लिए कोई किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी चीज़ नहीं होती है। हमें अपने विभाग के लिए कोई काम करना है, अपने माननीय मंत्रीगणों से मिलना है, हम जाते हैं। यदा कदा सभी लोग जाते हैं और यदि कोई जा रहा है और यदि मान लिया आपके भाव कहीं बड़े नेता से मिलने का है तो उसमें मिलने के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा हाईकमान है, हम लोग जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अपने जो अभी नई सरकार बनी है, तीसरी बार हमारे माननीय मोदी जी पहले नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, गृह मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व भी बनता है। समय मिलने पे आदमी जाता है तो उसमें किसी को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीते दिन ही पूर्व सीएम और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इन सभी मुलाकातों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने इस मुलाकात को प्रदेश के विकास की योजनाओं को लेकर होने वाली मुलाकात बताया। यानी कि जिस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में घूम रही थी, सीएम के इस बयान ने उन पर विराम लगा दिया। जैसा सीएम धामी के एंटी ग्रुप को लग रहा था वैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीएम धामी बीजेपी केंद्र नेतृत्व की पसंद रहे हैं और यही कारण है कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद फिर से सीएम की कमान धामी के हाथों में दी गई और धामी के बड़े और कड़े फैसले के बूते ही केंद्र ने धाकड़ धामी का नाम उन्हें दिया। सियासी जानकार मानते हैं कि जितनी तवज्जो सीएम धामी को दिल्ली में दी जाती है उतनी यूपी के नेताओं को भी नहीं दी जाती। ऐसे में सीएम के खिलाफ कोई नाराजगी हो जिसके कारण बड़ा फैसला केंद्र नेतृत्व ले सकता है, फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। रही बात उत्तराखंड के बड़े नेताओं की दिल्ली दौड़ की, तो माना जा रहा है कि धामी कैबिनेट में अपनों को जगह दिलवाने के लिए पैरवी का दौर जारी है। अब देखना होगा कि दिल्ली दरबार में किसकी सुनवाई होती है और धामी कैबिनेट में किसे जगह दी जाती। उत्तराखंड में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक निकाय चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं। 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे और वोटर लिस्ट भी जल्द फाइनल हो जाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार जल्द चुनाव कराने के लिए तैयार है, जिसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। निकाय चुनाव बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में है, क्योंकि जो हमारे पहले की क्रियाएं हैं हम वो पूरी कर लिए हैं। जैसे मतदाता सूची हम पूरी कर चुके हैं। हमारे यहाँ सीमांकन लगभग सभी निकायों का हो गया है, कुछ को छोड़ के। और सीमांकन की कार्रवाई जैसी इन निकायों की पूरी होती है तो आप समझिए उसके बाद हम आरक्षण वाला जो हमारा क्रम है वो हम पूरा करेंगे। तत्पश्चात हम चुनाव के लिए तैयार होंगे, यानी हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में लिए गए कई निर्णयों को लेकर राजधानी देहरादून में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में लिए गए फैसलों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि हितधारकों के लिए जो भी सुधार जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में लिए जाते हैं उनको सेमिनार के माध्यम से साझा किया जाता है। जो नवाचार होते हैं उसके लिए हम लोग अपने प्रदेश में भी उसको लागू करते हैं और लागू करने से पहले हमारी मंशा होती है कि हम जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, करदाता हैं, हमारे उद्योगपति हैं, अन्य हमारे जो हितधारक हैं, उनके साथ बैठ के उन सुधारात्मक कार्रवाई का संवाद करें, उनको बताएं। और निश्चित रूप से आज हम लोग पूरे प्रदेश के उन हितधारकों के साथ हम यहाँ बैठ रहे हैं, हमारे अधिकारीगण सब लोग मिल के संवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने किस प्रकार से उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की है, क्या नवाचार हमारे द्वारा किए गए हैं। यूनियन बजट आया, उसमें बहुत सारे जो थे जीएसटी रिलेटेड प्रपोजल्स थे जो कि कल एनेक्ट हुए हैं और ये व्यापारी और ट्रेड को बहुत ज़्यादा हिट करने वाले थे। उनके लिए
हम कह सकते हैं फैसिलिटेट भी कर रहे थे और उनमें चेंजेस बहुत ज़्यादा थे, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस कार्यालय का जो आज आयोजन किया गया वो इसी उद्देश्य के साथ किया गया है कि व्यापारियों को, इंडस्ट्री को, ऑफिसर्स को, एडवोकेट्स को, सीएस को, सबको इसकी जानकारी हो कि ये क्या चेंजेस आए हैं। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने इंडोर रिंग का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास ले लिया है। इससे पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी, लेकिन अब 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद जगी है। बता दें कि 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए 80 करोड़ की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंग को बनाया गया था। सिर्फ एक आयोजन के बाद यहां ना कोई प्रतियोगिता हुई और ना ही यहां कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसकी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें खराब रही। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था, तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई है। तो उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही रेनोवेट करा के, जल्दी ही उसको रिपेयर करके, सारी चीज़ों को ठीक करके हम उसको जल्द से जल्द हमारा शुरू करने का प्रस्ताव है। पेरिस ओलंपिक गेम्स में अब की बार जैवलिन थ्रो में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के हाथ रजत पदक लगा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं रुड़की में नीरज चोपड़ा के पहले कोच नसीम अहमद को भी बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। नसीम अहमद ने बताया कि 2011 से लेकर 2016 तक वो नीरज चोपड़ा के कोच रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। देश को एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने गर्व महसूस करवाया है। नीरज का प्रदर्शन पहले से पिछले ओलंपिक से बेहतर किया है, अपना उसने लाइफ बेस्ट किया है, पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दूसरे खिलाड़ी ने दी, उसके कारण हम सिल्वर पर हमें संतोष करना पड़ा। पर नीरज एज ए चैंपियन की तरह उसने कल अपना इवेंट किया था और हमें, हमारे देश को फर्स्ट, इस बार हमारा कोई सिल्वर मेडल नहीं था, तो नीरज का आज भी हाईएस्ट इंडिया के अंदर मेडल रहा है, तो हमें सिल्वर मेडल दिया। उसके लिए नीरज को, पूरे देश को, सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। चंपावत जिले में नए सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सीएमओ डॉक्टर चौहान ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी उनका हालचाल जाना। सीएमओ डॉक्टर चौहान ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था को और बेहतर ढंग से सुधारने के प्रयास किए जाएंगे और जल्द ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी की जाएगी। वो जैसे कि स्टाफ है सफिशिएंट है, लेकिन अभी यहाँ पर जो 4 स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कल इन्होंने 70 अल्ट्रासाउंड किए हैं। एनेस्थीसिया अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जीए में भी करना चाह रहे हैं। आई का अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पर, और ऑर्थो के आए अभी, वो भी अपना कर रहे हैं। और कौन बचा मिशन है, बॉन्डेड है यहाँ पर। अभी देखा जाए तो डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, लेकिन वो होने वाली है और यहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे। वहीं चंपावत में पूर्णागिरी धाम जाने वाले मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। 9 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक मैक्स जीप टनकपुर पूर्णागिरी रूट पर किरोड़ा नाले में बह गई और इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उधर अल्मोड़ा जिले के सर क्षेत्र में भी उफनते बरसाती नाले को पार करते समय एक पिकअप वाहन बह गया। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि बीते दिन गुरुवार को यह हादसा हुआ था। ये उसके बाद हमारे भगराकोट से हमारे भाई साहब थे, गाड़ी लेके घर को आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो नाला एकदम से अचानक से बहुत तेज बढ़ा, जिसके कारण कि ये वो बह गई थी गाड़ी। वो तो निकल के अपना गाड़ी में से निकल के आ गया था, पर गाड़ी बह गई नाले में से। ये पनाली नाले की बात है, मोहान में पनाली नाला। नहीं, चोट वगैरह नहीं है, ठीक है वैसे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को लेकर जसपुर में हिंदू संगठनों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदुओं को बांग्लादेश से सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उन्हें हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जाए। हिंदू समुदाय के ऊपर जो वहाँ पर मात्र 8% है, उनका इस सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, संपत्ति नष्ट की जा रही है, बहु बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि
भारत सरकार इसमें तुरंत इंटरवीन करे और जो वहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं जो वहाँ पर रहने में असमर्थ हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको एक सेफ पैसेज देकर भारत में उनको शरण दी है। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिनेशपुर में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। देखिए, बांग्लादेश के तख्तापलट होने के बाद जो है हिंदुओं पे जो खतरा आया है, वो खतरा जो है वहाँ अल्पसंख्यक के ऊपर भी है। और मैं तो मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि आप हिंदू मुस्लिम ना करके, आप कहते हो हिंदू का वोट लेते हो और मुस्लिम करते हो, और मुस्लिम वहाँ जब अत्याचार कर रहे हैं हिंदू भाइयों के ऊपर, तो आप उनको बचाने का काम करिए। रुड़की की नगर पंचायत पाडली गुर्जर के कार्यालय में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा भर दिया और सफाई व्यवस्था ठप कर धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 5 से 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उनके सामने आर्थिक संकट आकर खड़ा हो गया है। जब से निकाय बनी है यहाँ, तब से इनके साथ यही समस्या है। मतलब लगभग 5-6 महीने बाद 2 सैलरी देना, ये कहाँ का नियम है? काम पूरा ले रहे और तनख्वाह की बात है तो आनाकानी कर रहे हैं। अभी जब तक इनका ये कहना है कि जब तक हमारा वेतन नहीं मिला है, कूड़ा यहाँ बरकरार रहेगा और काम नहीं करेंगे। उधम सिंह नगर और तुमड़िया डैम में ठेकेदारों की मिलीभगत से अवैध रूप से मछलियों का कारोबार किया जा रहा है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बता दें कि उधम सिंह नगर जसपुर स्थित तुमड़िया डैम पर इन दिनों मछली का शिकार करने पर पाबंदी रहती है और 3 महीने तक किसी भी तरीके से डैम से मछलियों को निकाला नहीं जा सकता। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की सांठगांठ से ठेकेदारों द्वारा लाखों की मछलियां निकालकर बाजारों में बेची जा रही है। जो तुंगड़े डैम का जो ठेकेदार है वो अवैध रूप से जो है शिकार करवा रहा है, जबकि इस समय शिकार बंद है और अधिकारियों से मिला हुआ है। शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया और शहर भर जो है नारों से गूंज उठे। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि अल्मोड़ा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपना विशेष योगदान रहा है। वहीं रुड़की में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। मामला आदर्श नगर कॉलोनी का है, जहां अपने बच्चे को ट्यूशन से लेकर आ रही एक महिला के साथ ही 2 बाइक सवार बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं चेन स्नैचिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खटीमा तहसील क्षेत्र के अलग अलग गांवों में थारू जनजाति समाज के 4 लोगों ने एक व्यक्ति पर कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने ठगी की रकम वापस लेने और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। थारू जनजाति के कुछ व्यक्ति द्वारा मेरे को शिकायत दी गई है और एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हम उचित माध्यम से पहुँचा देंगे। उनका शिकायत ये है कि कुछ वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा वन क्वीन नाम की कोई स्कीम चलाकर इनसे लाखों की ठगी और धोखाधड़ी की है। तो ये मैंने हमारे जो यहाँ के कोतवाल साहब हैं उनको इसकी जांच दे दी है। इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए तैयार किया नया प्लान। विभागों के मुख्यालय में मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम के फैसले की हो रही सराहना। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी नेताओं की हाजिरी लगाने का सिलसिला जारी। सियासी गलियारों में उठ रहे कई सवाल, आखिर बीजेपी नेता क्यों पहुंच रहे हैं दिल्ली दरबार। उत्तराखंड में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे निकाय चुनाव। 15 सितंबर तक निपटा लिए जाएंगे परिसीमन, सर्वे और वोटर लिस्ट के काम। कवायद में जुटी सरकारी मशीनरी। देहरादून में अतिथि शिक्षकों ने किया सीएम आवास कूच। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। नौकरी की सुरक्षा और बेहतर वेतन की कर रहे मांग।